इन 2 बरसों में डैडी को उनके दोस्त मेरे बारे में क्या रिपोर्टें भेजते रहे थे उसका मुझे इल्म नहीं था, लेकिन ये रिपोर्टें मेरे ख़िलाफ़ थीं। तब भी डैडी ने अपने खतूत में कभी उसका इजहार नहीं किया था। वो बड़ी पाबंदी से मेरे जुमला अखराजात रवाना करते रहे थे। गालबन वो इस इंतज़ार में थे कि फ़ाइनल नतीजा सामने आए तब कोई हतमी कदम उठाएं, मगर किस्मत की मेहरबानी से उन्हें ये मौका नहीं मिल सका और अपनी वापसी पर मुझे यही बताया गया कि दोनों बहनों को थोड़ा सा हिस्सा देने के बाद मैं पूरी जायदाद कारोबार का मालिक हूँ। मुझे दरामद बरामद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आखिरी बाजी एपिसोड नंबर 1। ज़िंदगी का बेशतर वक़्त अमेरिका जैसे मुल्क में गुजारा था। बानत बानर के लोगों से राब्ता रहा था। तालीम के अलावा दूसरे मशागिल में भी दिलचस्पी लेता रहा था। असल में माजी के तलख नकूश जहन पर चिप्सां थे जिन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वालिद साहब मरहूम ने माँ के साथ जो सलूक किया था वो इंतहाई तकलीफ़दा था। बस कभी कभी कुछ रिश्ते बिल्कुल बेदस्तो पा कर देते हैं। मेरे और डैडी के दरमियान तल्कात कुछ खुशगवार नहीं थे और उसकी वजह माँ के साथ डैडी का सलूक था। मेरी वालदा मरहूमा जिन्हें डैडी ने 15-16 साल की रफ़ाकत के बाद तलाक दे दी थी, हमें घर के हालात का भरपूर अंदाज़ा था। डैडी मम्मी से हमेशा लड़ते रहते थे और आखिरकार उन्होंने मम्मी को तलाक ही नहीं दी बल्कि हमें भी उनसे छीन लिया। मम्मी एक गरीब घर की बेटी थी, इसलिए डैडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकीं। बाद में हमें कभी मम्मी से नहीं मिलने दिया गया और वो 2-3 साल में इंतकाल कर गईं। मेरी दोनों बहनों की शादी कर दी गई और मुझे अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका में मैंने अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारी और फिर उस वक़्त मेरी वापसी हुई जब मुझे डैडी के इंतकाल की खबर मिली। वतन वापस आकर मैंने डैडी की तमाम जायदाद और कारोबार की सूरत हाल संभाल ली। बहरहाल ज़िंदगी इसी तरह सादगी से गुजर रही थी कि एक नाम नहाद शख्स डॉन जान मुगल मुझसे मिला। मेरे मुलाजम ने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया था और उसका कार्ड मुझे पेश किया गया। अजीब सा नाम था। बहरहाल मैं ड्राइंग रूम में पहुंच गया। वो एक नौजवान आदमी था जो अच्छे खासे सूट में मलबूस काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रहा था। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। असल में हमारे मुल्क में किसी साहिब फ़न की कदर नहीं होती। मैं भी महदूद सा आदमी हूँ। रेडियो, टीवी या स्टेज से अपनी पब्लिसिटी नहीं करवा सकता, इसलिए आप जैसे कदरदानों के दर्जे दौलत पर खुद हाज़िरी दे देता हूँ। आप क्या चाहते हैं और क्या काम करते हैं आप? सर, मैं ताश का फ़न जानता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको अपना फ़न दिखाऊं। अब ये बिल्कुल इत्तफाक है कि मैं अमेरिका में रहकर भी वहाँ ताश के खेल से बहुत मुतासर था। मुझे उससे दिलचस्पी महसूस हुई तो मैंने उससे अपना फ़न दिखाने के लिए कहा। तब उसने ताश की एक बिल्कुल नई गुड्डी निकाल कर खोलते हुए मेरे मुआयने के लिए पेश की। मैंने उसे गौर से देखा। कोई ऐसी बात या खुफिया अलामत नज़र नहीं आई जिससे अमेरिका के कमारखानों में वास्ता पड़ चुका था। मैंने उसे गुड्डी वापस दे दी और उसने माहराना चाबक दस्ती से गुड्डी को कई बार फेंटा और फिर कई दिलचस्प हैरत अंगेज़ करतब दिखाए। मसलन दिल में सोचा हुआ पत्ता बताना या बार बार एक पत्ता खींचने पर मजबूर करना। यानी मैं ताश की फैली हुई गुड्डी में से कहीं से कोई भी पत्ता निकालता, हर मर्तबा ही वही पत्ता हाथ में आता जो मैं पहले खींच चुका था, या ताश का कोई भी पत्ता अपने हाथ से गायब करके मेरी जेब से बरामद करना, पत्तों का साइज छोटा या बड़ा करना, वगैरह वगैरह। ये बताओ कि मैंने इस फनकारी से मुतासर होते हुए पूछा, तुम्हें कोई ऐसा करतब आता है कि अगर कोई फ्लश खेलने बैठे तो हर बार जीत कर ही उठे, बावजूद इसके कि दूसरे खिलाड़ियों में भी कोई माहर पत्तेबाज या शार्पर हो? अगरचे मुझे भी इस फन में बहुत कुछ आता था, मगर मैं उसका तजर्बा और काबिलियत देखना चाहता था। ऐसे कई करतब मुझे आते हैं सर, उसने जवाब दिया, मगर उन्हें सिर्फ बताने या दिखाने से नहीं सीखा जा सकता।
جب تک بار بار کی مشق اور مسلسل ریاضت سے مہارت اور ہاتھ کی صفائی نہ آ جائے، اور یہ خاصا دیر طلب کام ہے۔ لیکن اس لائن سے پرانی وابستگی اور اس میدان میں تازہ ترین معلومات کی بنا پر میں یہ جانتا ہوں سر کہ آج کل شہر کی ہائی سوسائٹی کلبوں، خفیہ قمارخانوں اور خالص پرائیویٹ نشستوں میں جو طریقہ بہت استعمال کیا جا رہا ہے وہ خفیہ نشانات کا ہے، جنہیں بادی نظر میں ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، خواہ آپ خود بین سے ہی ایک ایک پتے کا جائزہ کیوں نہ لے لیں۔ تو پھر پتے بازار انہیں کس طرح دیکھتا ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ میز سے جیت کر اٹھنا چاہتے ہوں تو ایک چشمہ آپ کی نظر کر سکتا ہوں۔ کس قیمت پر؟ اس کی کوئی قیمت تو کوئی کیا ادا کر سکتا ہے، مگر میں صرف اس کے بنانے پر خرچ ہونے والی رقم اور معلومات سا منافع لیا کرتا ہوں۔ کیا لیتے ہو؟ صرف 10,000 روپے، چیک یا کیش؟ برا نہ مانے تو صرف کیش۔ تم چشمہ نکالو، میں نے الٹتے ہوئے کہا۔ میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں۔ چشمہ دیکھنے کے بعد مجھے بہت خوبصورت اور جدید ڈیزائن کا تھا، مجھے پسند آیا۔ اس نے مجھے بریف کیس سے تاش کی ایک دوسری گڈی نکال کر دکھائی۔ بظاہر اس پر کسی طرح کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر چشمہ لگا کر دیکھا تو ہر پتے کی پشت پر نیلے رنگ کے مختلف نشانات واضح ہو گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کس نشان سے کون سا پتا مراد ہوتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ حال ہی میں امریکہ سے واپس آیا ہوں اور مجھے فلش سے خاصی دلچسپی ہے، نیز یہ کہ کیا وہ مجھے شہر کے خفیہ کلبوں اور خفیہ اڈوں کا پتہ بتا سکتا ہے جہاں یہ کھیل کھیلا جاتا ہو اور اونچی بازیاں لگتی ہوں، اور وہ مجھے مختلف شہروں کے اڈوں کے بارے میں بتانے لگا۔ میرے مرحوم ڈیڈی احمد شاہ درانی شہر کے بہت بڑے امپورٹر اور ایکسپورٹر تھے۔ 15 سال ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد، جسے سن شعور کو پہنچنے کے بعد میں نے ہمیشہ طلاق ہی دیکھا، معلوم نہیں کہ وہ اس سے پہلے کیسی تھی۔ ممی کو طلاق دینے کے بعد ڈیڈی نے ہمیں یوں چھین لیا کہ بعد میں ان سے ملنے اور ایک نظر دیکھنے کا بھی اجازت نہیں دی، اور پھر ممی کا انتقال ہو گیا اور ہماری تعلیم و تربیت ڈیڈی کی زیر نگرانی ان کی پسند اور ناپسند کے مطابق ہونے لگی۔ نازیہ باجی مجھ سے 3 سال بڑی تھیں اور سعدیہ 4 سال چھوٹی۔ دولت مند گھرانوں میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انہیں عموماً BA یا BSc کے بعد گھر بٹھایا جاتا ہے، جس کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اور یہی میری دونوں بہنوں کے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے بچپن ہی سے فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی اور میری آرزو تھی کہ میں بڑا ہو کر کوئی نامور مصور یا کوئی مشہور اداکار، کوئی ہر دل عزیز موسیقار بنوں، مگر ڈیڈی مجھے پہلے MBA اور پھر امریکہ پلٹ ماہر سرجن بنانا چاہتے تھے۔ کچھ اس اختلاف اور کچھ انہوں نے ممی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے باعث میرے اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکش سی رہی۔ اتنا تو بہرحال میں بھی سمجھتا تھا کہ میں جو کچھ بننا چاہتا ہوں اس کے لیے بھی مناسب تعلیم ضروری ہے، اس لیے FSc تک اس کشمکش کا انداز کچھ ایسا ہی رہا کہ میں ان سے چھپ کر فلمیں دیکھتا، گانے سنتا اور سیکھتا تھا، اور پھر پینٹنگ سے ڈرائنگ کی کاپیوں پر کاپیاں بھرتا جاتا، لیکن اس کے ساتھ تعلیم پر بھی مناسب توجہ دیتا، جس کا عملاً جو نتیجہ نکلا وہ یہی تھا کہ 3rd کلاس سے لے کر FSc تک میں کلاس میں بھی کبھی 2nd اور کبھی 3rd پوزیشن لیتا رہا۔ میٹرک میں نے 2nd ڈویژن میں کیا اور FSc میں بھی یہی رزلٹ رہا۔ اصل کشمکش بلکہ ایک طرح سے سرد جنگ کا آغاز اس کے بعد ہوا۔ ڈیڈی نے فیصلہ دے دیا کہ مجھے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ میں نے کچھ زیادہ مخالفت نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ 1st ڈویژن والوں کو ہی بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، 2nd ڈویژن کی باری کہاں آئے گی۔ لیکن مجھے بے حد تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی آیا جب مجھے نہ جانے کس طرح میڈیکل میں داخلہ مل گیا۔ غصے کے باوجود انکار کی مجال نہ تھی، مگر میں نے بھی سوچ لیا کہ اب آئندہ کسی بھی امتحان میں پاس ہونے والے پر لعنت ہے۔ ڈیڈی نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں پڑھائی کا ماحول ہونے کی وجہ سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے، اور وہ ہوئے بھی۔ یعنی اس کے باوجود میں سارا سال فلم بینی اور آوارہ گردی کرتا رہتا، اکثر کلاس میں غیر حاضر رہتا، امتحان میں جوابات کی جگہ فلمی گانے اور کارٹون بنا کر آتا،
मगर डैडी न जाने कौन सी जादू की छड़ी घुमाते थे कि हर साल कामयाब तलबा की फहरिस्त में सबसे नीचे सही लेकिन होता ज़रूर था। ये सूरत हाल MBBS के आखिरी साल तक रही और इसमें भी इसी पोजीशन के साथ पास हो गया। अब अमेरिका जाकर सर्जन बनने का मरहला आया। डैडी ने इन तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। वहाँ उनके कुछ दोस्त थे, उन्हें मेरा ख्याल रखने के बारे में लिख दिया गया। मुझे भी उनके पते दिए देते हुए हदायत कर दी गई कि मैं उन लोगों से बराबर मिलता रहूं। फिर ऐन रवानगी के दिन डैडी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और बिल्कुल तन्हाई में संजीदगी से बोले, बरखुरदार, मैं तुम्हारी तमाम मामूलात और ख्यालात को जानता हूँ, मगर मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे मुस्तकबल की बेहतरी कौन सी राह इख्तियार करने में है। अभी तक तुमने सिर्फ FSC तक पढ़ा है। मेडिकल के साल अव्वल से लेकर फाइनल तक इम्तहान में बिलाशुबा तुम बैठे हो, मगर इसे पास मैंने किया है। तुमसे आज तक इसलिए नहीं कहा कि इस मुल्क में सब कुछ मिलता है, जब यहाँ के लीडर जो सियासत की अलफ बे से वाकिफ़ नहीं और फिर भी आवाम की जानो माल से खेलते हैं, तो एक डॉक्टर का दायरा कार तो इतना वसी भी नहीं होता। लेकिन अब तुम अमेरिका जा रहे हो, अगरचे वहाँ भी बहुत कुछ चलता है, मगर वहाँ डिग्री के बगैर मेहनत के नहीं मिल सकती। इसलिए अब तुम्हें जान तोड़कर मेहनत करना पड़ेगी, बशर्ते कि तुम्हें मेरी लाखों की जायदाद और कारोबार से कोई दिलचस्पी हो, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अगर तुम वहाँ से डिग्री लेकर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें अपनी जुमला वरासत से आग कर दूँगा। बस मुझे इतना ही कहना था, अब तुम जा सकते हो। मैं डैडी की धमकी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था कि मैंने अमेरिका पहुंचने के बाद सचमुच ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश की, मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि अब तालीम में दिलचस्पी लेना मेरे बस की बात नहीं रही। चुनांचे मैंने डैडी की मुकर्रर करदा सज़ा से बचने का कोई तरीका सोचने की कोशिश की और आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ मुझे अपने शौक़ को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन मौक़े हासिल हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक शौक़ मसलन अदाकारी में कामयाब हो गया तो फिर मुझे डैडी की दौलत की भी परवाह नहीं होगी। चुनांचे मैंने एक तरफ तो हॉलीवुड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ किस्मत के सहारे दौलत कमाने के लिए कमार खानों का रुख किया। मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि ख्वाब देखना और चीज़ है और उनकी ताबीर हासिल करना कतई मुख्तलिफ शय है। 2 साल तवील ठोकरें खाने के बाद सिर्फ इतना हो सका कि कमार खानों में अपने स्टार पर दोस्तों की मेहरबानी से मुख्तलिफ नोइज़ियत के बाजियों के कुछ खास गुर हाथ में आ गए और स्टूडियोज़ के चक्रों ने एक तजर्बाकार मेकअप मैन का हम नवाला हम प्याला बना दिया, जिसने अदराहे दोस्त नवादी इस फ़न के कई सरबस्ता रात मुझे सिखा दिए। करीब था कि उन दोनों फ़नून से ज़ाती फ़ायदा उठाने का आगाज़ करता कि डैडी के अचानक इंतकाल का केबल मसूल हुआ और मैं बिला तामल पाकिस्तान वापस आ गया। इन 2 बरसों में डैडी को उनके दोस्त मेरे बारे में क्या रिपोर्टें भेजते रहे थे, इसका मुझे इल्म नहीं था, लेकिन ये रिपोर्टें मेरे ख़िलाफ़ थीं। तब भी डैडी ने अपने खतूत में कभी उसका इजहार नहीं किया था। वो बड़ी पाबंदी से मेरे जुमला अखराजात रवाना करते रहे थे। गालिबन वो इस इंतज़ार में थे कि फ़ाइनल नतीजा सामने आए तब कोई हतमी कदम उठाएं, मगर किस्मत की मेहरबानी से उन्हें ये मौका नहीं मिल सका और अपनी वापसी पर मुझे यही बताया गया कि दोनों बहनों को थोड़ा सा हिस्सा देने के बाद मैं पूरी जायदाद कारोबार का मालिक हूँ। मुझे दरामद बरामद से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने डैडी का जुमला बिजनेस माँ उसके गडोल के एक पार्टी के हाथ फरोख्त कर दिया और इससे भी एक वाफर रकम हाथ लगी। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अब बज़ाहिर बाप की कमाई हुई दौलत से ऐश करने के अलावा मेरी कोई मसरूफियत या कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। डांडजान मुगल से मेरी दिलचस्पी मुलाकात को तकरीबन 1 हफ़्ता गुजरा था। एक शाम मैं शहर के एक मारूफ क्लब में बैठा काफ़ी पी रहा था कि मुझे अपने पीछे एक करीबी मेज़ से एक नौजवान लड़के और लड़की की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस वक़्त महज हुस्न इत्तफाक से अकेला था। हाई सोसाइटी में यह खबर पूरे ज़ोर शोर से फैल गई थी कि एक लखपति का इकलौता बेटा हाल ही में उसकी जायदाद का वारिस बना है और खैर से कंवारा है, जिसका नतीजा ये था कि कई खूबसूरत लड़कियों
या खुद मेरे घर देख लिया था या उन्हें दिखाया गया था। जल्द ही मुझे उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया कि वो किसी बड़ी रकम के नुकसान का मातम कर रहे हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के मंगेतर हैं। लड़का गरीब है, लड़की अमीर बाप की बेटी है। दफतन मैंने लड़की को सिसकियों के साथ रोते सुना। वो शाम का इब्तदाई वक़्त था। क्लब का रिफ्रेशमेंट हॉल तकरीबन खाली नज़र आ रहा था। अब मुझसे ज़ब्त ना हो सका। यूं भी अपनी काफ़ी ख़त्म कर चुका था, इसलिए उठा और बड़ी बेतकल्फ़ी से उनकी मेज़ पर जाकर बैठ गया। लड़की ने जल्दी से अपने आंसू खुश्क कर लिए। मैंने उसे गौर से देखा। वो नक्शो निगार के एतबार से शायद इतनी खूबसूरत ना हो, मगर चेहरे के मजमूई तासर बड़ा कशिश अंगेज़ था। वो दोनों मेरी इस मुदाखलत पर हैरान थे। मैंने अपना तारफ़ कराया तो उनकी नागवारी के तासरात कदरे कम हो गए। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं करीब की मेज़ पर बैठा नादानिस्ता उनकी निजी गुफ्तगू सुनने का मुर्तकिब हुआ हूँ और महज बर बनाए खलूस इंसानियत ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं किसी भी तरह उनके कुछ काम आ सकता हूँ। मेरी इन बातों से वो दोनों बहुत मुतासर हुए, मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे इसरार पर अपनी कहानी कुछ यूँ बयान की। मेरा नाम जावेद अजीज़ है, नौजवान ने कहा, और वो भी खासा पुरकशिश लड़का था। और ये मेरी मंगेतर नौशाबा है, एक बड़े बाप की इकलौती बेटी। इनसे कुछ दूर की रिश्तेदारी भी होती है। मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पहली जमात से ही नुमायाँ पोजीशन लेकर कामयाब होता रहा हूँ। बीए में फ़र्स्ट आया और उससे आगे तालीम जारी रखने की इस्तात नहीं थी। क़याम अंकल, मेरा मतलब है कि नौशाबा के अबू मेरी अम्मी से मिलने आए और दोनों में कुछ बातें हुई और फिर एक हफ्ते बाद हमारी मंगनी हो गई। अंकल ने मुझसे कहा, बरखुरदार, मुलाजमत में कुछ नहीं रखा, बिज़नेस करो, बिज़नेस। और वो ख़ुद भी बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। फिर उन्होंने मुझे कुछ रकम नकद दी कोई मुनासिब कारोबार करने के लिए। मैं बहुत खुश था। मेरे ज़हन में बेशुमार मंसूबे ख्वाबों की मानद आ रहे थे। लेकिन फिर मेरा एक दोस्त आ गया। मैंने उससे भी मशवरा किया कि कौन सा काम ज़्यादा बेहतर और जल्द मुनाफा बख्श हो सकता है। वो बोला कि आजकल तो इतनी रकम में उन सिगरेट की दुकान भी नहीं खुल सकती। कारोबार कोई भी हो, दुकान के लिए अच्छा महल्ले वकू सबसे ज़्यादा अहम है और ऐसी दुकान की सिर्फ पगड़ी ही 50,000 से लेकर 1,500 तक है। मेरे पास रकम 1 लाख के लगभग थी। मैंने कुछ मायूसी से पूछा, फिर मैं क्या करूं? अपने अंकल से और रुपया मांगो, कम से कम 2 लाख। मगर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि कोई और तरकीब बताओ। उसने जवाब दिया कि फिर तो बस एक ही तरकीब है। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ बड़े पैमाने पर फ्लश होता है, हज़ारों की तादाद में बाजियाँ लगती हैं, तुम एक रात में करोड़पति भी बन सकते हो। मैंने कहा कि मुझे फ्लश नहीं आता, आज तक कभी खेला ही नहीं। वो हंसा कि ये कोई मुश्किल बात नहीं, मैं तुम्हें चंद मिनटों में सब कुछ सिखा दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गया। दूसरे दिन वो एक कार लेकर आ गया और कुछ दूर जाकर उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा, एहतियात तो खुद तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर कभी कोई पूछे तो दयानतदारी से कह सकते हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम। वो मुझे नामालूम किस इलाके की एक शानदार इमारत में ले गया जिसमें बेशुमार कमरे थे और हर कमरे में कुछ ना कुछ हो रहा था। अब ज़्यादा तफसील में क्या जाऊं, मुख्तसर ये कि मैंने बाजी लगानी शुरू की और शुरू में काफ़ी जीता, तकरीबन 50,000। मगर फिर जो किस्मत ने पलटा खाया तो सब कुछ हार गया। पूरा 1 लाख मेरा दोस्त और मुझे तसल्ली देने लगा। मैं जान से बेजार था, खुदकशी करने को जी चाह रहा था। उसने मुझे एक बोतल दी, कैसे पी लो, तबीयत संभल जाएगी। मालूम नहीं कि वो क्या शय थी और उसे पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा। आँख खुली तो अपने घर के करीब एक सुनसान गली में पड़ा हुआ था। वो खामोश हो गया और नौशाबा ने उसे डुबडुबाई आंखों से देखा। तुम्हें यह शुबा तो नहीं हुआ कि वो लोग पत्तेबाजी कर रहे हैं? मैंने जावेद से पूछा। शुबा नहीं, मुझे यकीन है, उन्होंने मुझे धोखे से लूटा है, उसने जवाब दिया। जो आदमी तुम्हारे साथ खेल रहे थे? मैंने सोचते हुए सवाल किया। उनमें से कोई चश्मा तो नहीं पहने हुए था? हाँ, एक आदमी ने पहन रखा था, जावेद ने कुछ चौंक कर जवाब दिया। मैंने उसे पत्तों पर कुछ खुफिया निशानात के बारे में बताया और उसने जवाब दिया कि उसने फ्रॉड की तस्दीक के लिए एक इस्तेमाल शुदा ताश की गुड्डी छुपाकर जेब में रख ली थी, लेकिन घर पहुंचकर उसे बहुत गौर से देखने पर भी कुछ नज़र नहीं आया।
वो गुड्डी इत्तेफाक से इस वक्त भी उसकी जेब में थी। उसने निकाल कर मुझे दिखाई और मैंने उसे देखे बगैर जेब में रख लिया। मैं उसे चश्मे के राज के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे यकीन था कि उस गुड्डी पर खुफिया निशानात ज़रूर मौजूद होंगे। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो कल मुझे नौशाबा के साथ उस जगह मुलाकात करे तो मैं उसे अपनी सोची हुई तजवीज़ से आगाह करूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सिर्फ़ उसका नुकसान ही नहीं बल्कि कुछ मुनाफा भी दिलवाने की कोशिश करूँगा। दूसरे दिन वो मुझसे पहले ही क्लब में मेरे मुंतज़िर थे। मैंने घर पहुंचकर प्रोफेसर जान मुगल का दिया हुआ चश्मा लगाकर देखा तो तस्दीक हो गई कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। ताश की गुड्डी के हर पत्ते पर खुफिया निशानात मौजूद थे। ऐसी सूरत में ज़ाहिर था कि मेरा लाहे अमल क्या हो सकता था। चुनाचा मैंने कहा, देखो मियाँ जावेद, हर चंद के मैं कोई माहिर खिलाड़ी नहीं हूँ, मगर फ्लश के कुछ ख़ास गुर जानता हूँ। मुझे तुम दोनों से हमदर्दी है और ज़ालिम समाज या फलक का गिरफ्तार को दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार बनते नहीं देख सकता। मेरे लिए 1,00,000 2 लाख कोई बड़ी रकम नहीं, तुम्हें यूँ भी दे सकता हूँ, मगर मुझे मालूम है कि मोहब्बत करने वाले बड़े गैरतमंद होते हैं। तुम लोग इस अंदाज में मेरा एहसानमंद होना मंजूर नहीं करोगे। फिर मैं इन लोगों को भी कुछ सबक देना चाहता हूँ जो सादा लो मासूम लोगों को उस सांगदली से ठगते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस दोस्त से मेरा तारफ़ करा दो जो तुम्हें उस पोशीदा इमारत में ले गया था। मैं खुद उन लोगों के साथ फ्लश खेलूँगा और मुझे यकीन है कि चंद घंटों में 1 लाख के 3 लाख बना लूँगा। इसमें से 1 लाख तुम्हें दे दूँगा और फिर यह कोई एहसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ज़रिए मैं खुद भी 1 रात में 1 लाख कमा लूँगा। बोलो क्या कहते हो, मेरी तजवीज़ कबूल है? नौशाबा का चेहरा तो मेरी बात सुनते ही चमकने लगा था, मगर जावेद ने जवाब देने से पहले कुछ देर सर को झुकाकर सोचा, फिर बोला, इसमें शक नहीं है कि आपकी तजवीज़ बहुत खूब है, लेकिन पहली बात तो ये कि वो लोग आपके अंदाजे से कहीं ज़्यादा चालाक हैं और 420 हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी खातर आप इतनी बड़ी रकम दाव पर लगा दें। दूसरी बात यह है कि मेरा दोस्त उस दिन के बाद से फिर नज़र नहीं आया। तो मेरी रकम के लिए फ़िक्रमंद ना हो, मैं बिज़नेसमैन हूँ और कोई तजर्बाकार बिज़नेसमैन सोचे समझे बगैर रिस्क नहीं लेता। तुम्हारे इस दोस्त का मामला तो उसके मसरूफ़ ठिकानों पर उसे तलाश करो। मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ कि वो मुझे मिल जाएगा बल्कि एक और शिकार फांसने के लालच में इस आड़े पर मुझे भी ले जाने के लिए बखुशी आमादा हो जाएगा। चाहो तो तुम दोनों भी साथ चल सकते हो। और फिर ऐसा ही हुआ। जावेद 3 दिन के बाद मुझे मिला और बताया कि अगली शाम के लिए प्रोग्राम तय पा गया है। दूसरे दिन शाम को वो मुझे एक और क्लब में ले गया जहां एक नौजवान से मेरा तारफ़ कराया जिसका नाम दिलावर था। वो मुझे शक्ल से ही कोई छटा हुआ बदमाश और आदि जुराइम पेशा नज़र आ रहा था, लेकिन अपनी नागवारी को छुपाते हुए मैं उससे बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला। मेरे पास अपनी कार थी, मगर तय यही हुआ कि हम उनके मामूल के मुताबिक उस कार में चलेंगे जो हमें ले जाने के लिए भेजी जाएगी। इसलिए मैं अपनी कार लाक लगाकर क्लब में ही छोड़ दूं। दूसरी शर्त यह भी थी कि मैं कुछ रास्ता तय करने के बाद हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। तकरीबन 9 बजे तक हम क्लब में काफ़ी पीते और बातें करते रहे। फिर दिलावर ने कार के पहुंचने की इतला दी। मैं, जावेद और नौशाबा पिछली सीट पर बैठ गए। दिलावर अगली नशस्त पर ड्राइवर के साथ बैठा और हम क्लब से रवाना हुए। 15 मिनट के बाद दिलावर ने कार रोकी। उतरकर खुद अपने हाथों से हम तीनों की आंखों पर पट्टी बांधी। कार फिर चली और मेरे अंदाजे के मुताबिक निसफ घंटे के लगभग चलती रही। मालूम नहीं कि वो हकीकत में कोई फासला तय कर रहे थे या हमें तवील फासले का तासर दे रहे थे और सड़कों पर यूं ही घूम फिर रहे थे। बहरहाल तकरीबन 10 बजे के कार एक इमारत के सामने रुकी। हमारी पट्टियाँ खोल दी गई। मैंने देखा कि एक 3 मंजिला कुछ किला नुमासी इमारत है जो बाहर से बड़ी मजबूत मालूम हो रही थी। इर्द गिर्द कमोबेश अंधेरा था, सिर्फ बुलंदी पर चंद सर्च लाइटें रोशन थी। एक तरफ बड़ा सा पार्किंग एरिया था जिसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 से ज़्यादा कारें खड़ी थीं। हम इमारत के सदर दरवाजे में दाखिल हुए जिसके बाहर 2 मसला गार्ड मौजूद थे।
हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दोनों अतराफ बहुत से दरवाजे नजर आ रहे थे, जिनमें से बेशतर बंद और नीम वा थे। उनके अंदर से मुख्तलिफ बातें करने, हंसी मजाक और कहके लगाने और गाने की मिली जुली आवाज़ें आ रही थीं। ड्राइवर कार में ही रह गया था। दिलावर हमें साथ लिए जिस कमरे में दाखिल हुआ, उसमें 6-7 मेज़ों के गिर्द 4-4 से ज़्यादा अफराद बैठे थे। 2-4 मेज़ें खाली भी थीं। दिलावर ने कमरे के निगरान को मेरे बारे में बताया, जिसने एक खाली मेज़ की जानब इशारा किया, और अभी हम वहाँ बैठे ही थे कि 3 आदमी ना जाने कहाँ से निकलकर हमारे सामने आ बैठे, जिनमें से एक ने मेरी तरह चश्मा लगाया हुआ था। दिलावर ने उनका फर्दन फर्दन तारफ़ कराया और उनके नाम और तारफ़ की चंदा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो नाम भी फर्जी थे और दिलावर ने उनके बारे में जो कुछ बताया था वो सब कुछ भी झूठ था। तारफ़ के बाद हम सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे। मैं दानिस्ता उस चश्मे वाले के करीब बैठा। उसके बाद जावेद और निशाबा थे और उनके बाद 2 और मद्दे मुकाबल। पहचान के लिए मैं उन्हें नंबर 1 और नंबर 2 लिखूंगा। यहाँ अमेरिका के कमारखानों की तरह टोकन मनी का रिवाज नहीं था। हर खिलाड़ी असली करेंसी नोट सामने रखकर बैठता था। मैंने अपने ब्रीफ केस में से 50,000 के नोट निकाले और झुककर ब्रीफ केस नीचे रखा था और इरादतन कुर्सी को इस तरह हरकत दी कि वह उलटकर पीछे गिरने लगी। फिर मैंने जैसे गिरने से बचने के लिए हवा में हाथ लहराए और मेरा दाहिना हाथ ठीक चश्मे वाले के चेहरे पर लगा। दूसरे ही लम्हे चश्मा उसकी नाक से उछलकर तीर की तरह पीछे दीवार से टकराया और उसके दोनों शीशे चूर चूर हो गए। मैं भी लड़कर नीचे गिर चुका था। जावेद ने जल्दी से मुझे उठने में मदद दी। मैंने इंतहाई शर्मिंदा लहजे में चश्मे वाले से माजरत चाही। वो कुछ नहीं बोला, तेज़ नज़रों से मुझे घूर कर रह गया। हम दोबारा अपनी कुर्सियों पर बैठे। ताश की एक कीमती नई गुड्डी खोली गई और उन तीनों के अंदाजे से कुछ हचकिचाहट ज़ाहिर हो रही थी, मगर ज़ाहिर था कि वो कोई माकूल बहाना पेश नहीं कर सकते थे। चुनाचा खेल शुरू हो गया। मुझे अपने चश्मे की मदद से ताश के हर पत्ते पर लिखे हुए निशानात नज़र आ रहे थे। उन्हें देखना भी कुछ ऐसा मुश्किल ना था, और जिस वक़्त पत्ते फर्दन फर्दन हर एक को दिए जा रहे थे, उसी वक़्त 3 में से 2 पत्तों के निशानात तो नज़र आ ही जाते थे। फिर जब खिलाड़ी उन्हें उठाता था तो बाकी रह जाने वाला पत्ता भी निगाह में आ जाता, मगर 1-2 बाजियों के बाद ही मुझ पर यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि पत्तों पर जो खुफिया निशानात डाले गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मसलन अपने खुफिया निशान के मुताबिक अगर किसी पत्ते के हुक्म का इक्का होना चाहिए था तो हकीकत में वह हुक्म दुग्गी साबित होता था। नतीजा ज़ाहिर है यही होना चाहिए था कि मैं वो दोनों बाजियां हार गया। मैंने सोचा कि जो निशानात मैं देख रहा हूँ मुमकिन है कि वो इसलिए धोखा देने के लिए डाले गए हों कि अगर किसी पर राज फाश हो जाए तब भी वो उससे फ़ायदा ना उठा सके, और हकीकत में पत्तों की पहचान के लिए किसी और जगह निशानात मौजूद हों। चुनाचा मैंने पत्तों को बड़े गौर से देखना शुरू किया, मगर किसी भी जगह कोई और निशान तलाश करने से कासर रहा। दफतर मुझे एहसास हुआ कि उनके आदमी का चश्मा तो मैं तोड़ चुका हूँ, तब फिर वो लोग कैसे जीत रहे हैं। कोई एक बाजी तो मेरे हाथ में आती। यकीनन ये लोग या तो पत्ते लगा रहे हैं या फिर चश्मे वाले के पास अजाफी पत्ते मौजूद हैं। अब तक हर बाजी वही जीता था और वो हस्बे ज़रूरत उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। मेरी मुसलसल हार पर जावेद बराबर मेरी हिम्मत अफजाई कर रहा था, मगर मैंने नौशाबा को देखा। वो खाली अफजोदा नज़र आ रही थी। 1-2 मरतबा मुझे ये भी शुबा हुआ कि जैसे वो मुझे मज़ीद खेलने से मना कर रही हो, मगर वाज़े तौर पर कुछ कहने से मजबूर हो। अब मैंने अपने अमेरिका के तजर्बे का सहारा लिया और उसके बाद जैसे खेल का पांसा पलट गया। मैंने लगातार 4 बाजियां जीत कर अपना तमाम नुकसानात पूरा कर लिया। नुशाबा के चेहरे पर चमक आ गई। बाकी लोग जावेद समेत अपनी कुर्सियों पर पहलू बदलने लगे। अगली 2 बाजियां भी मेरे हक में आईं और अब मैं तकरीबन 40,000 रुपये जीत चुका था। चश्मे के बेकार साबित होने पर मेरी तमाम तर तवज्जो अपने तीनों मुखालफों पर जमी हुई थी। मैंने उनकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। एक बाजी चल रही थी। मेरे पास 3 बादशाह थे और मैं मुतमिन था कि उनमें से किसी के पास भी इससे बड़े पत्ते मौजूद नहीं हैं। चुनाचा मैं हर चाल 5,000 की चल रहा था।
कुछ चालों के बाद नंबर 1 और नंबर 2 वो दोनों ने अपने पत्ते फेंक दिए। अब मैं और वो चश्मे वाला मैदान में रह गए थे। मैंने देखा कि जब मैं चाल चल रहा था तो उसने बड़ी होशियारी से अपने 2 पत्ते तब्दील कर लिए और एकदम से 10,000 की चाल चली। मैंने फ़ौरन उसके पत्तों पर हाथ मारा और उन्हें झपट लिया। ये क्या हरकत है? वो बिगड़ कर बोला। तुम पत्ते बना रहे हो, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया और उसके पत्ते मेज़ पर खोल कर रख दिए। वो तीनों रुके थे और मैं मुतालबा करता हूँ, मैंने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा, कि ताश की गुड्डी चेक की जाए। यकीनन ये 6 इक्के बरामद होंगे। तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चश्मे वाले ने ज़ोर से मेज़ पर घौंसा मारा। नंबर 1 और नंबर 2 मुझे कहर-आलूद नज़रों से घूर रहे थे। जावेद खामोश था और नौशाबा बड़ी परेशान नज़र आ रही थी। हंगामे की आवाज़ सुनकर निगरान भी आ गया था और मैंने तमाम सूरत हाल उसे बता दी और उसने बड़े पुरसकून अंदाज में मेरे उस मुतालबे की तायद की। ताश की गुड्डी चेक की जाए। चुनाचा एक एक पत्ता देखा गया और जैसा कि मेरा ख्याल था उसमें से 6 इक्के बरामद हुए। 4 उसके अपने और 2 वो जो चश्मे वाले ने शामिल किए थे।